फाइनेंशियल लीवरेज को माना जाता है पूंजी पर व्यापार, समता पर व्यापार, साख पर व्यापार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? सर समता पर व्यापार। समता पर व्यापार, ठीक है, ये सही है। संयुक्त लीवरेज का फॉर्मूला, संयुक्त लीवरेज का सूत्र क्या होता है? अच्छे से सुनिएगा। C अपॉन EBT, दूसरा C अपॉन ETB और C अपॉन TEB, और D कोई नहीं। अब अच्छे समझिएगा। सबसे पहले अपना वो फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, हम इसको अपनी स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करवा के दे रहे हैं। करना थोड़ी स्क्रीन शेयर, स्क्रीन हो गया ना? देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला C अपॉन EBIT होता है, ठीक है। FL का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT होता है। अब उसने पूछा है कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला। कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था का? सर CL into OL इंटू FL, ठीक है। तो OL का फॉर्मूला क्या था? C अपॉन EBIT, और FL का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT। ये सही है कि नहीं है? कूलर बंद करो। ये सही है कि नहीं है? सही है सर। OL EBIT का कैंसिल। OL का C अपॉन EBIT और FL का EBIT अपॉन EBT। अब यदि हम इसको कैंसिल कर देंगे, EBIT से EBIT कट जाएगा, तो CL का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C अपॉन EBT, ठीक है। तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा, C अपॉन EBT। तो ये कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बन गया। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला तो वैसे तो ये होता है जो अपन ने देखा ये, लेकिन इसको और यदि अपन एलोबरेट करेंगे तो OLFL का फॉर्मूला लगा के C अपॉन EBT आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं जिसमें तीनों लीवरेज निकाले गए हैं। इसको वो करो, हमारा क्या इसको अलग कर दो स्क्रीन को। देखिए प्रश्न अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन चाहे तो लिख लें। विक्रय 2,50,000 रुपए, सेल्स है 2,50,000, परिवर्तनशील लागत 1,70,000, 1,70,000, और फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000।
ऋण पूंजी डेट कैपिटल है। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला सर? वेरिएबल कॉस्ट 1,70,000। अच्छा जी सर। फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 रुपये। ऋण पूंजी है 1,00,000 रुपये। डेट कैपिटल 1,00,000 और जिस पर 12% ब्याज दिया जाता है। इससे आप ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज फाइंड आउट करें। बन जाएगा राजकुमारी? सबसे पहले तो हाँ जी बनेगा। सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। सेल्स कितना है? 2,50,000। VC माइनस करें 1,17,000 तो C आ जाएगा। कितना आया नीलिमा मैडम ऑपरेटिंग लीवरेज? बीना मैडम? एक मिनट सर निकाल। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा है समतांश पूंजी। ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। और चौथा है प्रतिधारित आय। प्रतिधारित आय रिटेन्ड अर्निंग। तो देखो किसी भी बिजनेस में या फर्म में या कंपनी में निम्न 4 प्रकार से हम पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर बिजनेस में हम ऋण पूंजी ले लें, या फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कैपिटल अर्न कर सकते हैं, या इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है लाभांश देने के बाद जो बचता है उसको हम बिजनेस के अंदर रख लेते हैं, तो वो लाभ जो बचा हुआ उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इन सब की हमें पूंजी की लागत ज्ञात करना पड़ेगा। अभी हमने पूंजी की लागत का अर्थ बताया। पूंजी की लागत किसे कहते हैं? पूंजी के प्रयोग करने के बदले में जो ब्याज या लाभांश दिया जाता है उसको हम पूंजी की लागत कहते हैं। तो पूंजी के 4 सोर्सेज होते हैं जहां से हमें कैपिटल मिल सकती है। अब एक एक की हम
पूंजी की लागत निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है ऋण पूंजी मतलब डेट कैपिटल। अब हम इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं, शेयर करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंग्लिश वर्ड होता है पूंजी की लागत। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है के से। के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम ऋण पूंजी की बात कर रहे हैं। ऋण पूंजी मतलब होता है डेट कैपिटल। डेट कैपिटल, ठीक है, डेट कैपिटल मतलब ऋण पूंजी। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? कि मतलब कॉस्ट ऑफ डी, यहां हमने डी लिख दिया। डी मतलब होता है डेट, मतलब किसकी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं हम डेट की। डेट मतलब होता है ऋण पूंजी की। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है आई मतलब इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड NP, नेट प्रोसीड। ये फॉर्मूला है KD का। ये लिख लीजिए। N मतलब NP मतलब नेट प्रोसीड। ठीक है, नेट प्रोसीड में क्या करते हैं? वैल्यू मतलब शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस यदि हो तो इसमें माइनस कर देना है, प्लस प्रीमियम। यदि कोई हो तो उसको ऐड कर देना है। ये NP का फॉर्मूला होता है। लिख लीजिए, फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंस प्लस प्रीमियम। लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका एक। सर ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होगी। हाँ, शेयर का ही निकाल, सॉरी डिवेंचर की फेस वैल्यू। हाँ ठीक। एक डिवेंचर की जो कीमत रहती है। ठीक है, देखो अब अच्छे समझिएगा, ऋण पत्र या ऋण दो प्रकार के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, जिसको हिंदी में बोलते शोधनीय और अशोधनीय। ये फॉर्मूला लर्न हो गया, समझ में आ गया? ज्योति मैडम? जी सर। महिमा मैडम, फॉर्मूला क्या होगा एक बार थोड़ी हमें बताओ। KD बराबर I into 100 upon net proceed। हाँ, I मतलब इंटरेस्ट, और NP मतलब उसका पूरा फॉर्मूला बताएं NP का। हो फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंस प्लस प्रीमियम। लर्न हो गया ना, क्योंकि आगे चल के थोड़ी ये बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो, ये दो प्रकार के ऋण होते हैं। जो डेट होते हैं, जो ऋण रहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शोध्य, जिसको बोलते हैं रिडीमेबल, और दूसरा होता अशोध्य। शोध्य और अशोध्य क्या कहलाता है? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। बीना मैडम?
रिडीमेबल डिवेंचर्स किसे कहते हैं? सर ये इसको कभी भी अपन रिडीम कर सकते हैं। हाँ। मतलब इसका कर सकते हैं। हाँ, तो ऋण देखो दो प्रकार के होते हैं, एक शोध होते हैं और एक अशोध। मतलब जिसको हमें शोधन करना है, शोधन करना मतलब वापस करना है। जो हमने लोन लिया है एक समय के बाद हमें वापस करना रहता तो वो शोध कहलाता है, ठीक है। और अशोध मतलब जिसको हमें कभी वापस नहीं करना है। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखवाया वो अशोध का है। अशोध मतलब इररिडीमेबल, समझ में आ रहा है ना, इररिडीमेबल। और शोध मतलब रिडीमेबल, रिडेम्पशन करना है। रिडेम्पशन करना मतलब उसमें लिखा रहे कि 5 साल के बाद इनको वापस करना है या 2 साल के बाद वापस करना है या 3 साल के बाद, तो वो रिडीमेबल डिवेंचर कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नीलिमा मैडम, जी सर। शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं? सर जैसे मतलब इसे रिटर्न करना होता है, जैसे लोन लिया तो उसे एक समय पे वापस करना है, ठीक है। और अशुद्ध मतलब जिसको कभी वापस नहीं करना है, ठीक है। जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखवाया केडी वाला वो अशुद्ध ऋण का है। अशुद्ध ऋण वहां पर यह नहीं लिखा रहे कि वापस करना है, तो ये समझ जाएगा। और जिसमें लिखा है कि कुछ समय के पश्चात इनको वापस करना है तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। अब लिखें शुद्ध ऋण पत्र, वो तो ऊपर वाला जो था अशोध्य के लिए था। तो शोध्य मतलब रिडेमेबल, रिडेमेबल मतलब जिसको हमें भुगतान करना है कुछ समय के बाद, रिडेम करना है। तो उसका फॉर्मूला देखो अब क्या बनेगा, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले तो आई होगा, आई मतलब इंटरेस्ट जो पहले करते थे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा एम भी माइनस NP अपॉन N, सबके डिवाइड में MV प्लस NP अपॉन N, ठीक है। और यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, सबका डिवाइड में यहाँ पर 100 है लास्ट में मल्टीप्लाई करके। ये फॉर्मूला समझना है और लर्न करना है, इसी के बेस पर फिर बाकी आगे बन जाएंगे आप लोगों से। इतना कठिन फॉर्मूला काहे को कठिन? देखो आई तो रहता था, कितना लंबा चौड़ा है। सुनो तो आई तो रहता था ना, है ना। हाँ। आई के बाद अपन को ये चीज ध्यान रखना, MV NP अपॉन N, एक में माइनस करना एक में प्लस करना नीचे, ठीक है। MV माइनस NP अपॉन N, और यहाँ पर MV प्लस NP अपॉन N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जुड़ जाएगा, ठीक है। इजी है, थोड़ा लिख लीजिए इसको। शोध ऋण पत्र के लिए केडी का फॉर्मूला ये रहेगा। MB मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब वापस वाला मूल्य, वापस करते हैं ना जो वापसी मूल्य। और NP का तो अपन लिखवा ही चुके हैं। N मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, N मतलब वर्ष, ईयर, ठीक है, लिख लिया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक मिनट, हमने एक चीज गलत बता दी, रुकिए। यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऊपर n है, लेकिन यहाँ पर सुधार लीजिए 2 है, इधर n नहीं है। ये p बराबर मूल्य है ना? p बराबर मूल्य है ना? की p n का तो वर्ष हो गया, p का NP मतलब नेट प्रोसीड है वो। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लें, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। लिखिए एक मिनट, थोड़ा हम देख लें क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड 1,00,000 रुपए के 10% वाले एक्स लिमिटेड 1,00,000 रुपए के 10% वाले ऋण पत्र निर्गमित करना चाहती है। ऋण पत्रों का सम मूल्य 100 रुपए है। पूंजी की लागत ज्ञात करो। करना चाहती की बात भैया, ऋण पत्रों का सम मूल्य 100 रुपए है। पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। पहला सम मूल्य पर, दूसरा 10% के बट्टे पर मतलब डिस्काउंट पर, दूसरा लेंगे 10% बट्टे पर, और तीसरा 10% प्रीमियम पर। अब देखिए प्रश्न इतना बड़ा नहीं आएगा, कोई एक चीज़ ही बस पूछी जाएगी, लेकिन हमने तीनों चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब सबसे पहले ये देखें, ये ऋण पत्र हैं, समतांश पूंजी है कि पूर्वाधिकारी अंश पूंजी है। प्रश्न को पढ़ने में समझ में आ रहे ऋण पत्र है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? पूंजी की लागत। पूंजी की लागत को किससे डिनोट किया जाता है? के से, ठीक है। के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ऋण पत्र है, ऋण पत्र मतलब डिवेंचर, मतलब केडी फाइंड आउट करना है। अब जब भी डिवेंचर की बात आती है तो दो प्रकार के डिवेंचर होते हैं, एक होता है रिडेमेबल और एक होता है इररिडेमेबल। रिडेमेबल मतलब शोध्य और इररिडेमेबल मतलब अशोध्य। तो ये कौन से ऋण पत्र हैं नीलिमा मैडम, शोध्य कि अशोध्य? अशोध है, क्योंकि यहाँ पर वापस नहीं करना है। वापस करने के लिए जब दिया जाता है कि 4 साल के बाद उनको वापस करना है। जनरली एग्जाम में जो पीएससी के एग्जाम होता है उसमें अशुद्ध ही पूछा जाता है। शुद्ध होगा तो कुछ बड़ा फॉर्मूला भी हो जाता है और बड़ा क्वेश्चन भी हो जाता है, तो अशुद्ध ही आएगा, ठीक है। तो अब केडी है तो अपन को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है ज्योति मैडम? I into 100 डिवाइडेड NP। ये फॉर्मूला होता है। I मतलब होता है इंटरेस्ट। अब देखो एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, एक डिवेंचर कितने का है? पहले हम सम मूल्य पर कर रहे हैं, पार वाला, ठीक है। I मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का दर कितना? 10%। अब 10% किसका? 10%। एक डिवेंचर की कीमत, एक डिवेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपये लिखा है ना। तो 100 का 10% 10 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 100, अब डिवाइडेड बाय NP। NP मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या होता है?
फेस वैल्यू कितनी एक डिवेंचर की 100 रुपये। इसमें से एक्सपेंस माइनस करना है, प्रीमियम को प्लस करना है। तो पहली कंडीशन में सम मूल्य पर है, तो ना इसमें कोई एक्सपेंस है ना प्रीमियम है, तो डिवाइड बाय 100 ही आ जाएगा। एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा केडी कितना आ गया 10 रुपये। सॉरी 10% से जब भी मल्टीप्लाई होता तो परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कंडीशन में देखें, डिस्काउंट पर है इशू। किस पर हो रहा? डिस्काउंट पर। डिस्काउंट मतलब एक एक्सपेंस होता है, ये बात ध्यान रखना। प्रीमियम हमेशा प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा। अब देखते हैं आई कितना है 10 इंटू 100 एनपी मतलब एनपी में डिस्काउंट है। अब दूसरी कंडीशन, डिस्काउंट को क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है। 100 माइनस 10, हाँ, तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ये आ गया 90। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, फिर एक हो जी तो 11.111 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डिस्काउंट वाला। अब प्रीमियम की कंडीशन में क्या होगा? प्रीमियम में आई है 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीमियम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 110, क्योंकि प्रीमियम प्रॉफिट है। समझ में आया? 0 से 0 कैंसिल। अब करेंगे इसको सॉल्व तो 11 9 या 99 मतलब 9.99% आ जाएगा। तो ये अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आया। समझ में आया? इस प्रकार का एक आध क्वेश्चन हो सकता आ जाए, या फिर फॉर्मूला बेस भी हो सकता है, या क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। और जो शोध वाला हमने बताया, शोध वाला जनरली अभी तक देखने में नहीं आया कि किसी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, इसका जरूर आ जाता केडी का। अब इसी प्रकार से कल और अपन डिस्कस करेंगे ऋण पत्र के बाद इक्विटी शेयर का क्या फॉर्मूला होगा। एक यदि आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आगे वाले भी बन जाएंगे। सिंपल से फॉर्मूला है, मतलब डी की जगह अपन और कुछ लगा देंगे, सॉरी आई की जगह, तो हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपन अगला जो टॉपिक था, कल अपन हमने आज क्वेश्चंस कुछ भेजे हुए थे। आर्जू तो कहाँ है कुछ? अब कल हमने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए थे, कल नहीं आज ही। तो हमने बोला था 1 to 15 लर्न कर लेना। आप लोगों ने सबने लर्न कर लिए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। कर लिए सभी ने? राजकुमारी जी भैया किए हैं। चलो हम पूछें, अब बिना देखे हुए बताना। ICAI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशन चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। 1977 में पूछा सर। ICAI की स्थापना, जो कि भारतीय लेखक मानक बनाते हैं, उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ध्यान रखना, ये काफ़ी आता रहता क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन तो सिंपल है। लुकास पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था। मुद्रास्फीति लेखांकन, मुद्रा की क्रय शक्तियाँ, हाँ ये आता है। मुद्रास्फीति लेखांकन है मुद्रा की क्रय शक्ति है, संपत्तियों दायित्वों का परिणाम। मुद्रा की क्रय शक्ति मतलब ये आता है, मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति का मतलब कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? मुद्रास्फीति लेखांकन में मुद्रा की डैश
का प्रयोग किया जाता, मुद्रा की क्रय शक्ति का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। अब ये देखो 5th नंबर का क्वेश्चन, ह्रास की स्थायी किस पद्धति, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, वो किस किस के लिए यूज होती है? संपत्ति, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क के लिए उपयोगी है। ध्यान रखना कई मेथड्स हैं, तो स्थायी संपत्ति इनके लिए लगती है, क्रमागत मशीन, यंत्र, प्लांट वगैरह के लिए हो। और वार्षिकी वृद्धि पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है। ये 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वार्षिकी पद्धति में ये बात ध्यान रखना, ह्रास जैसे फिक्स टाइम में सेम रहता है ना, तो वो वाला हर साल एक सा ही रहता है। 8वां वाला तो सिंपल है, त्याग अनुपात का फॉर्मूला ये आता रहता है अक्सर ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, नीलिमा मैडम के यहाँ शायद कैट ना है ना, नीलिमा मैडम देखा हमने। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति सबसे महंगी ख्याति होती है। तो प्रश्न ऐसा बनता है, सबसे महंगी ख्याति किसकी होती? कुत्ते के स्वभाव वाली, चूहे के स्वभाव वाली, या ये अलग अलग ख्यातियां रहती हैं। तो ये बिल्ली के ख्याति की स्वभाव वाली जो ख्याति, वो सबसे महंगी मानी जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जनरली जो आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर अंशों पर अभिगोपन, अभिगोपन की जो दर रहती है अंशों पर 5% रहती है और ऋण पत्रों पर 2.5% रहती है। सीमांत लागत विधि में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, परिवर्तनशील लागत और वो बाकी तो ये सिंपल है, ठीक है। अब आगे की अभी तक तो अपन 10 ही समझे इधर, क्योंकि अपन को आगे भी पढ़ना है, फिर आगे के 10 कल देखेंगे, ठीक है। अब कल हमने आप लोग को बताया हुआ था क्या, मनी मार्केट के बारे में, ठीक है। मनी मार्केट लगभग हो गया था। अब आता है पूंजीगत बाजार, मतलब कैपिटल मार्केट। देखो 2 प्रकार के मार्केट रहते हैं, एक होता है संगठित, एक असंगठित, मनी मार्केट, और एक होता कैपिटल मार्केट। अभी अपन ने कल तक मनी मार्केट के बारे में जानकारी ली, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं कैपिटल मार्केट होता क्या है। कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेशन रहता है, रेगुलेटर रहता है, किसके हाथ में रहता है? नियंत्रण। कौन करता नियंत्रण? मनी मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? RBI। ऐसे कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर रहता है वो सेबी रहता है, ध्यान रखना। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट सेबी करता है, SEBI, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया अपना, कैपिटल मार्केट को नियंत्रण सेबी करता है, ठीक है। अब इसमें मनी मार्केट अपन ने देखा 1 दिन से लेके 365 दिन तक की प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है, और यहाँ पर मतलब अल्प समय वाली, लघु समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो कैपिटल मार्केट रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लॉन्ग टर्म अब क्या रहेगा? 1 साल के बाद जो भी अवधि रहेगी वो लॉन्ग टर्म वाली अवधि कही जाएगी। समझ में आ गया ये इतना? अब देखो हमने प्रकार बताए थे। मनी कॉल मार्केट में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, संगठित मुद्रा बाजार और एक तो होता असंगठित। तो अपन ने संगठित तो पढ़ लिया था, असंगठित की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये साहूकार वगैरह इसमें आते हैं। ऐसे ही कैपिटल मार्केट भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बताइए? कैपिटल मार्केट 2 प्रकार कौन कौन से हैं बीना मैडम? एक तो शेयर जो होता है वो होगा सर। ना दीज आर तो कॉइन्स हैं, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हैं इनके। एक होता प्राइमरी कैपिटल मार्केट और दूसरा होता
सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है सर, समझ में आ गया ना? ये समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। दो प्रकार के कैपिटल मार्केट होते, एक प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, मतलब प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग को बता दिया, तो अब देखते हैं पूंजी बाजार किसे कहते हैं। एक ऐसा बाजार जहां व्यापारिक संरचना के अंतर्गत कंपनियों का व्यापार अपने लिए दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड के माध्यम से करता है। मतलब यदि कोई कंपनी, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ये इस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे पीएससी में, लेकिन अपन को जानकारी दे रहे हैं इसकी मीनिंग क्या होती। पूंजी बाजार किसे कहते हैं? पूंजी बाजार किसे कहते हैं? जो व्यापार, जो बिजनेस में जो कंपनियां, मतलब अपन को कॉमर्स में जो कंपनियां देखी जाती हैं, कंपनी अपने व्यापार करने के लिए जो दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था किसके माध्यम से करती है? अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड के माध्यम से करती है। उनका लेन देन करने का जो मार्केट रहता है उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। मतलब अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड की लेन देन का जो व्यापार होता है, जहां व्यापार होता है, उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? कल हम डेफिनेशन भी पूछेंगे। ऋण पत्र, अंश और बॉन्ड के व्यापार, क्रय विक्रय का जो व्यापार रहता है उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पूंजी बाजार को हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखो, अभी तो हमने एक बताया आपको प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, और दूसरा सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। अब इसके मतलब ये दूसरा आधार है और ये दूसरा आधार है। तो लिखो, पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं नहीं मिलता है लेकिन हमें मिल गया तो हमने बताने चाह रहे हैं। पहला लिखें, गिल्ट एज्ड कैपिटल मार्केट। गिल्ट, GILT, ये इंग्लिश वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हिंदी वर्ड कोई नहीं है। गिल्ट, GILT, EDGED, गिल्ट एज्ड कैपिटल मार्केट। और दूसरा है निगमीय सुरक्षित मार्केट, मतलब बाजार, कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट। अपन को जो पहला वाला है वो समझना है, ये आता रहता है क्वेश्चन। गिल्ट इज्ड कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? लिख लिया सभी ने? चलिए जी सर। अब समझते हैं गिल्ट एज्ड कैपिटल मार्केट क्या कहलाता है। इस बाजार विशेष में प्रतिभूतियां राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। क्या बोला है? गिल्ट एज्ड कैपिटल मार्केट किसे कहेंगे? ऐसी प्रतिभूतियां जो राज्य, मतलब सरकार के द्वारा निर्गमित की जाती हैं। ठीक है, सरकार समय समय अपने दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं, मतलब जैसे राजमार्ग, मतलब ये रोड वगैरह बनाना, रेलवे वगैरह बनाना, इसके लिए अपनी प्रतिभूतियां वगैरह इशू कर सकते। देखो, इतना सारा पैसा चाहिए, मान लो बांध बनाना है तो कई अरबों खरबों रुपए लगते हैं। अब बांध बनाने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार क्या करती है, इन गिल्ट एज्ड कैपिटल, मतलब गिल्ट एज जो प्रतिभूतियां क्या, एक प्रकार का सर्टिफिकेट रहता है जिसमें केंद्र सरकार के ठप्पा लग जाता है, तो ये इशू कर देती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है या कंपनियों से पैसा लेके उनका अपना काम चला लेती है और उनको प्रतिभूतियां निर्गमित कर देती है। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा आता है। यह बाजार पूर्ण से विनियोग के दृष्टिकोण से जोखिम मुक्त होता है। ठीक है, लिख लें अब इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखें,
इस बाजार में प्रतिभूतियां राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा निर्गमित की राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किसी दीर्घकालीन परियोजना जैसे बांध, रेलवे आदि के निर्माण के लिए निर्गमित की जाती हैं। लिख लिया? समझ में आ गया ज्योति मैडम गिल्टेज मार्केट किसे कहते हैं? जी सर। थोड़ा हमें बताइए सर। इसमें ये जो प्रतिभूतियां शामिल करते हैं वो सरकार के द्वारा निर्गमित करते हैं। सरकार करती है इसको निर्गमित, तो वो कहलाते हैं गिल्टेज। ये बताओ ये जोखिम सहित होंगी कि जोखिम रहित होंगी ये प्रतिभूतियां? थोड़ा दिमाग। सर ये जोखिम रहित होंगी क्योंकि ये सरकार के द्वारा निर्गमित हो रही हैं, तो ये जोखिम रहित होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी ये प्रश्न आए ना गिल्टेज प्रतिभूतियां किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेंगी कंपनियों द्वारा निर्गमित होती हैं, सरकार द्वारा निर्गमित होती हैं, ये किसी के द्वारा निर्गमित, मतलब आंसर इसका सरकार द्वारा होती है। ठीक है। अब दूसरा रहता है कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट, मतलब निगम प्रतिभूतियों का बाजार। निगम मतलब कॉरपोरेट प्रतिभूतियों का बाजार। डैश करके लिखें। ऐसा बाजार जो लिमिटेड कंपनियों द्वारा अंशों के निर्गमन कर पूंजी को प्राप्त किया जाता है, उसे कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं। समझ में आया? इसको एक बार फिर से समझ लें। अभी देखा अपन ने जो गिल्टेज रहता वो सरकार का रहता है, लेकिन निगम प्रतिभूतियों का बाजार ये लिमिटेड कंपनियों के द्वारा अब पूंजी की यदि आवश्यकता होती तो वो अंशों को निर्गमन करके जब अपनी खाना पूर्ति कर लेती है तो उसको कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं। अब ये दो प्रकार के बाजार होते हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक। मतलब अपना गिल्टेज का कोचिंग केवल मतलब समझना बस है, लेकिन जो प्राथमिक द्वितीयक बाजार है ना वो कॉरपोरेट सिक्योरिटी बाजार में रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है इतना। कल और अपन पूंजी की लागत पर्याप्त है। आज कैसे आ गए भैया आप? अब जुड़ गए सर, हम जब सब पढ़ रहे, दीदी भी पढ़ रही तो हम ना पढ़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, शुभ रात्रि सभी के लिए। थैंक यू ओके। और आगे के 10 क्वेश्चंस लर्न कर लें सभी लोग। ठीक है।